Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। जो ये एक्ट है, एक्ट नंबर है 20A ऑफ 1961 और टोटल सेक्शन है वो 10 है। तो इसमें हम समझेंगे, छोटा सा एक्ट है लेकिन ये एक्ट क्यों बनाया गया, क्या इसके प्रोविजंस है, इसको वन बाय वन समझेंगे। तो ये जो अधिनियम बनाया गया वो दहेज लेने और देने का प्रतिषेध करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। एन एक्ट टू प्रोहिबिटेड टू गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया। इसका जो सेक्शन 1 है वो कहता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड्स एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहा जा सकेगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा। इट shall come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette appointed। यानी कि यह उस दिनांक से लागू होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको नियत करे, तो तब से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2। इस एक्ट के तहत दहेज की परिभाषा बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। In this act, dowry means any property or valuable security given or agreed to be given, either directly or indirectly। इस अधिनियम में दहेज का तात्पर्य किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के बाद या किसी भी समय one party to a marriage to the other party to the marriage, किसी विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को, ये एकत्रित पक्षकारों के विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों की दशा में जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत लागू होता हो, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। एन एक्ट टू बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड डॉवर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू हुम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाई। इसमें शरीयत अप्लाई नहीं है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो दिया हुआ स्पष्टीकरण कि मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 30 के अधीन होता है। तो जो मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, जो आईपीसी में बताई गई है, वो इसका अर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है दहेज लेने और देने के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात दहेज देता है या लेता है अथवा लेने देने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपयों का या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम से जो भी अधिक हो से दंडित किया जाएगा। तो इसमें जो पेनल्टी दी हुई है, इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिविंग एंड टेकिंग और अवॉइड द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, ही शैल बी पनिशेबल विद imprisonment for the term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more। परंतु यह है कि न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए गए यथोचित और विशेष कारणों से 5 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दंड आरोपित कर सकेगा, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में for evacuate the special reason to be reckoned in the judgment imposed and the sentence of imprisonment for the term of less than 5 years।
यानी कि 5 साल से कम की अवधि का कारावास अगर कोर्ट चाहता है तो दे सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 1 की कोई बात निम्नलिखित पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगी। तो किन किन चीजों में ये जो है लागू नहीं होगी इसे समझते हैं। ऐसी भेंटे उपहार जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है, परंतु ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज की जाएंगी। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी उसमें कैसे सूची बनाई जाती है, क्या उसके एक्ट होते हैं, वो भी समझाऊंगी। नेक्स्ट कहता है कि ऐसी भेंटें उपहार जो विवाह के समय वर को इस निमित्त बिना कोई मांग किए बिना दी जाती है, परंतु ऐसी भेंटें इस नियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज की जाएंगी। यानी कि अगर कुछ लिया या दिया जाता है बिना किसी डिमांड के, तो उस केस में क्या है, उसकी एक लिस्ट तैयार करके उसमें साइन करके दोनों पार्टियों को वो देने होते हैं। तो उसका मैं आपको नेक्स्ट जो प्रोविजन है, एक्ट है, उसको समझाऊंगी। परंतु यह और की जहां ऐसी भेंटें वधू द्वारा या उसकी ओर से वधू के किसी नातेदार व्यक्ति द्वारा दी गई हो, ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की है या उसका मूल्य उस व्यक्ति की जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई है वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं है, तो उस केस में ये जो है डॉवरी नहीं कहलाएगा। तो इसमें कई स्टेट में संशोधन हो रखे हैं, बिहार में संशोधन हो रखा है, तो इस तरीके से इसमें संशोधन हो रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि दहेज मांगने हेतु शास्ति, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी। यदि कोई व्यक्ति जैसी स्थिति हो वर या वधू के माता पिता या अपने नातेदार या पालक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, परंतु जो 2 साल तक की जा सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। परंतु यह कि न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएं 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश आरोपित कर सकता है। तो ये बताया गया है सेक्शन 4 में। penalty for demanding dowry if any person demand directly or indirectly from the parents or other relatives and guardian of the bride and bridegroom, as the case may be any dowry, he shall be punishable with imprisonment for the term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years, and with fine which may extend to 10,000 rupees, provided that the court made the advocate and special reason to be mentioned in the judgment imposed and sentence of imprisonment for the time of less than 6 months। तो उससे कम कर सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, अदरवाइज नहीं। तो इसमें भी संशोधन हो रखे हैं कई उसमें स्टेट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि दहेज लेने और देने के लिए किए गए करारों का शून्य होना। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। दहेज लेने और देने के लिए किए गए सभी करार शून्य रहे होंगे, यानी कि जो करार किए गए हैं दहेज लेने या देने के लिए वो लीगली क्या है, वैलिड नहीं है। एनी एग्रीमेंट फॉर द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी शैल बी वॉइड। तो उसे किसी तरह के उसे वैध नहीं माना जा सकता। जो भी एग्रीमेंट है तो उसको इनवैलिड माना जाता है, वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होना। डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ ऑफ हर लीगल हेयर्स। दहेज जो है अगर पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए दिया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? जहां कोई दहेज उस स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया हो अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति दहेज। यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया हो तो विवाह की तारीख से 30 मास के भीतर, 3 महीने के भीतर। यदि दहेज विवाह के समय या पश्चात प्राप्त हुआ हो तो ऐसी प्राप्ति के दिनांक से 3 महीने के भीतर। और यदि स्त्री अभ्यस्त हो या उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के
3 महीने के भीतर स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतराल तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के लाभ के लिए धारण करेगा। यानी कि कोई अगर दिया गया है, कोई दहेज दिया गया है, वह क्या दिया गया है, जो वाइफ है उसके हित के लिए दिया गया है, उसके बेनिफिट्स के लिए दिया गया है, या उसके उत्तराधिकारी हैं उसके बेनिफिट्स के लिए दिया गया है, तो उस केस में जो दहेज दिया गया है 3 महीने के अंदर उसको जो स्त्री है उसको अंतरित किया जाएगा, उसके हाथों में सौंपा जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में यथोपेक्षित उसके लिए निर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित कोई संपत्ति अंतरण करने में असमर्थ रहता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन संपत्ति के लिए हकदार कोई स्त्री उसे प्राप्त करने से पूर्व मर जाती है, तो उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस संपत्ति को तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से पाने का दावा करने के लिए हकदार होंगे। परंतु जहाँ ऐसी कोई स्त्री की उसे के विवाह से 7 वर्षों के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी संपत्ति यदि उसकी कोई संतान ना हो तो उसके माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी, उसके माता पिता को वापस कर दी जाएगी। यदि उसकी संतान हो तो ऐसी संतानों को अंतरित होगी, और ऐसे अंतरण के लंबित रहने के दौरान ऐसी संतानों के लिए न्यास के रूप में धारित की जाएगी। सबसेक्शन 3A कहता है जहां कोई उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित किसी संपत्ति का अंतरण करने में असमर्थ रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन अपनी दोषसिद्धि से पूर्व ऐसी संपत्ति उसकी हकदार स्त्री या ऐसी स्थिति हो उसके उत्तराधिकारियों माता पिता या संतान को अंतरित नहीं की हो, तो न्यायालय इस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित जो है कर सकेगा, और इसके अतिरिक्त लिखित में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसी संपत्ति को ऐसी स्त्री या यथास्थिति उसके उत्तराधिकारियों माता पिता या संतान को ऐसी कालावधि ऐसे टाइम के अंदर अंतरित करे जैसी आदेश में जो है निर्दिष्ट किया जाए। और यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार जो निर्दिष्ट कोर्ट के द्वारा समय जो दिया गया है उसके अंदर निर्देश का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो संपत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उसके वसूल की जाएगी, मानो कि वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो, और ऐसी स्त्री या ऐसी जैसी भी स्थिति हो उसके उत्तराधिकारियों माता पिता या संतान को संदत्त की जाएगी। सबसेक्शन 4 कहता है सेक्शन 6 का कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 3 और 4 के बंदों को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है अपराधों का संज्ञान। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज सेक्शन 7 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में से कोई बात होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के अपराध का संज्ञान नहीं करेगा सिवाय अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर। नेक्स्ट है कि अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति या उस व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए
मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से ऐसा कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन तात्पर्य है जो इस निमित्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सबसेक्शन 2 कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 के कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर लागू नहीं होगी। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन उसे इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। तो ये बताया गया है। आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके अदर सेक्शन और इसके जो है सारा क्लियर हो जाएगा 2 वीडियोज में ही। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज के लिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन भी खोल सकते हैं। और मैं आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अदर रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट, डॉवरी एक्ट या जो भी है सारा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, CRPC, CPC, ये सारी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।